नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग का प्रारंभ कैसे हुआ इस पर आधारित है। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग के प्रारंभ पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीयता और संघर्ष का जो काल था वह गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 1919 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही संचालित और संगठित होते रहे तथा नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व भी महात्मा गांधी के हाथों में चला गया। उन्होंने इस संस्था को जनसंपर्क करने और एक जन आंदोलन संचालित करने के योग्य बनाया। कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ जाने के बाद कांग्रेस के स्वरूप, नीतियों और कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन हो गया। सन 1918 तक गांधी के भारतीय राजनीति के मंच पर आ जाने के पूर्व तक कांग्रेस का आंदोलन व प्रभाव शिक्षित, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं हो सका क्योंकि उसके पीछे समस्त भारतीय जनता की संगठित शक्ति का अभाव था। गांधी जी ने जनता के इस बल और शक्ति को प्राप्त किया। उनके निर्देशन और नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और भिक्षावृत्ति की नीति के स्थान पर चुनौती और संघर्ष ने ले लिया और यह संघर्ष उग्र और राष्ट्रव्यापी हो गया। हम बात कर रहे हैं गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ। दक्षिण अफ्रीका में वहां की गोरी सरकार वहां जाने वाले और निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करती थी। गांधी जी ने वहां इसका घोर विरोध और आंदोलन किया एवं प्रबल सत्याग्रह किया तथा उसमें सफलता भी प्राप्त की। फलतः दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध काले कानून कुछ सीमा तक निरस्त किए गए। इसके बाद गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत लौट आए और उन्होंने युद्ध काल में अंग्रेज सरकार की सहायता की। तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उन्हें सक्रियता से स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए विवश किया। हम बात कर रहे हैं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में गांधी जी के प्रारंभिक कार्यों पर। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पर दो प्रमुख सफलताएं प्राप्त की थी। भारतीय मजदूरों को जबरन भारत के बाहर अंग्रेजों के उपनिवेशों में काम करने के लिए ले जाने की प्रणाली को बंद करवाना और बिहार में चंपारण में नील की खेती करने वाले कृषकों पर हो रहे अत्याचारों को दूर करवाना। 1917 ईस्वी में चंपारण में नील की खेती के अनेक अंग्रेज स्वामी थे। वे कृषकों पर अत्याचार करते थे। गांधी जी ने इन कृषकों का पक्ष लेकर उनके अंग्रेज स्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया और उनको सफलता भी मिली। गुजरात में खेड़ा जिले में वर्षा के अभाव में फसलें न हो सकने के कारण कृषकों को कर देना असंभव हो गया। यहाँ कृषकों ने गांधी जी के नेतृत्व में कर नहीं आंदोलन प्रारंभ किया और उसमें सफलता प्राप्त की। अहमदाबाद में मिलों के श्रमिकों को वेतन वृद्धि दिलाने के लिए गांधी जी ने उपवास किया। फलतः मिल मालिकों ने श्रमिकों के वेतन में 35% की वृद्धि की। चंपारण और अहमदाबाद की घटनाएं गांधी जी के इस अहिंसक सत्याग्रह की सफलता थी। भारतीय राजनीतिक मंच पर गांधी जी इस अहिंसक सत्याग्रह के राजनीतिक शस्त्र को लेकर आए और इससे ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता से संघर्ष कर स्वाधीनता प्राप्त करने में सफल भी हो गए। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में भारत का क्या योगदान था और भारत की क्या आकांक्षाएं थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने यह प्रचार किया कि वे विश्व में प्रजातंत्रीय प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध में भाग ले रहे हैं। इस प्रचार से कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हुआ कि ब्रिटिश सरकार संभवतः युद्ध के बाद भारत में कुछ सुधार अवश्य करेगी। इसीलिए इस बात के लिए प्रयत्न किए गए कि देश के विभिन्न राजनीतिक दल एक संगठित और सामूहिक मोर्चा तैयार कर लें, जिससे सुधारों का लाभ उपयुक्त रूप से लिया जा सके। फलतः कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता स्थापित हो गई। लखनऊ समझौता इसका परिणाम है। इसके अतिरिक्त
कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति राजनिष्ठा और राजभक्ति अभिव्यक्त करना प्रारंभ की। वे युद्ध की संकटापन्न परिस्थितियों में फंसे ब्रिटेन की कठिनाइयों से लाभ उठाना नहीं चाहते थे। कांग्रेसी नेताओं तथा अन्य नेताओं ने अंग्रेजों को युद्ध में धन और सैनिक सहायता देने के लिए प्रचार किया। देश के विभिन्न प्रांतों में अंग्रेजों की ओर से युद्ध में लड़ने के लिए अनेकानेक युवक सैनिकों के रूप में भर्ती किए गए। युद्ध के व्यय की पूर्ति के लिए अंग्रेज सरकार को विभिन्न स्रोतों से धन भी दिया गया। सभी राजनीतिक दलों और राष्ट्रवादियों ने अंग्रेज सरकार को सहयोग और सहायता दी थी। इन सब ने ब्रिटिश समर्थक रूप और सहायता का दृष्टिकोण इसलिए अपनाया कि कृतज्ञ ब्रिटेन भारत की निष्ठा का बदला एहसानमंदी से अदा करेगा और भारत को स्वाधीनता देने के लिए ठोस कदम उठाएगा। हम बात कर रहे हैं अंग्रेज सरकार की 20 अगस्त 1917 की घोषणा पर। युद्ध में भारतीयों की सहायता और सहयोग के परिणाम स्वरूप तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए तत्कालीन भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन के सम्राट की सरकार की नीति है कि शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। 20 अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा के बाद भारत मंत्री मॉन्टेग्यू लंदन से भारत आए और तत्कालीन गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड से तथा अन्य महत्वशाली राजनीतिक व्यक्तियों और प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर के शासन सुधार की योजनाएं बनाई गई। इसके आधार पर 1919 का इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुआ। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जानते हैं। हम देखना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की क्या समीक्षा थी। यद्यपि संवैधानिक प्रगति की दशा में ये जो सुधार थे एक महत्वपूर्ण कदम के समान थे, पर ये सुधार आशाओं के विपरीत थे। ये आधे अधूरे, निराशाजनक और असंतोषप्रद थे। सामान्य निर्वाचित क्षेत्रों से आए सदस्य विभिन्न दलों के होते थे। उनमें कुछ उदार, नरमपंथी, कुछ असहयोगवादी और कुछ अन्य विचारधाराओं के भी थे। इससे उनमें एकता व संगठन का अभाव था, जिससे वे ब्रिटिश सरकार का पर्याप्त विरोध नहीं कर सकते थे। इन सुधारों से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर देश में सांप्रदायिकता के विष को फैलाया गया। सांप्रदायिक तथा विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के अन्य अधिकांश सदस्य परोक्ष रूप में सरकारी और मनोनीत सदस्यों की तरह सरकारी नीति का समर्थन करते थे। विभागों का संरक्षित और हस्तांतरित विभाजन अव्यावहारिक था। इससे प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न हो गया। उदाहरण के लिए मद्रास प्रांत के के.वी. रेड्डी कृषि मंत्री थे, पर सिंचाई, वन प्रबंध, कृषि ऋण, भूमि विकास योजनाएं उनसे संबंधित नहीं थी। भारतीय उद्योग मंत्री होने पर भी फैक्ट्री, बिजली, श्रम विभाग, खान उनके नियंत्रण और संबंध से बाहर थे। गवर्नर और गवर्नर जनरल के विशेष अधिकार होने से वे मंत्रियों और व्यवस्थापिका सभाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे और वे शासन में निरंकुश बने रहे। गवर्नर का वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया था। सुधारों के बावजूद भी व्यवस्थापिका सभाओं को कोई वास्तविक महत्वशाली अधिकार प्राप्त नहीं हुए। वे केवल सलाह देने वाली संस्थाएं मात्र थी। इन सुधारों ने किसी भी प्रकार ब्रिटिश शासन के अप्रजातांत्रिक और विदेशी चरित्र को या ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को नहीं बदला। इसके बाद हम चर्चा करेंगे द्वैत शासन प्रणाली पर। 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतों की शासन व्यवस्था में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। द्वैत शासन प्रणाली का कार्यान्वयन अगर हम देखें तो द्वैत शासन प्रणाली सन 1921 में एक साथ 8 प्रांतों में प्रारंभ की गई थी, जिसमें बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और उड़ीसा, संयुक्त प्रांत जिसको हम आधुनिक उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, मध्य प्रांत, असम और पंजाब थे। इसे सन 1923 में बर्मा में और सन 1932 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भी लागू किया गया। द्वैत शासन प्रणाली 16 वर्षों सन 1921 से 1937 तक ब्रिटिश
भारतीय प्रांतों में प्रचलित रही, पर अंत में यह सर्वथा असफल रही क्योंकि इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के दोष देखने को मिले थे। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का क्या प्रभाव रहा। इन सुधारों से भारतीय जनता को संतोष नहीं हुआ। कांग्रेस के नरम दल वालों ने तो इसे स्वीकार कर लिया, पर गरम दल वालों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। उग्र राष्ट्रवादी इस प्रकार रुक रुक कर दी जाने वाली रियायतों से ऊब गए थे और उन्होंने इन सुधारों का घोर विरोध किया था। उन्होंने प्रस्तावित सुधारों के बदले प्रभावकारी स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस में अब गरम दल वालों का प्रभुत्व हो जाने से नरम दल वाले इससे अलग हो गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक एक अलग राजनीतिक दल की भी स्थापना की थी। अब वे लिबरल उदारवादियों के नाम से जाने गए और इसके बाद भारतीय राजनीति में उनकी जो भूमिका थी वह और ज्यादा वार्ड हो गई थी। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि गांधी जी का राजनीति में कैसे आगमन हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन के युग में गांधी जी का क्या योगदान था। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।